Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is structure of viruses, chapter number 28. तो चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। और आपको पता है कि बेसिक वीरोलॉजी में से सिर्फ एक एसएक्यू और स्पेशल वीरोलॉजी दोनों को मिला के एक ही एसएक्यू आना है, तो उसके कोई भी नहीं पढ़ता होता, लेकिन अगर आप वीडियोस देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से कवर हो जाएगा। तो वायरसेस के स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपने वायरसेस के साइज़ और शेप को देखना होता है, साइज़ एंड शेप इसको देखना है। इसके बाद नंबर 2 आपने वायरस के न्यूक्लिक एसिड को देखना है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड कैसा है, आरएनए है, डीएनए है। नेक्स्ट कम द वायरल कैप्सिड, क्योंकि आपको पता है कि वायरस का कोड न्यूक्लिक एसिड से बनता होता है, लेकिन वायरस की जो होती है प्रोटीन कोड होता है वो कैप्सिड से बनता है। तो वायरस की कैप्सिड है, वायरल कैप्सिड लिखते हैं, क्योंकि ये वीडियोस वायरल नहीं होती वैसे कह रहा हूँ। इसके बाद अदर प्रोटीन है वायरल प्रोटीन, क्योंकि कैप्सिड भी एक प्रोटीन होती है, कैप्सोमेर मोनोमर से बनती है, तो वायरल प्रोटीन्स हम देख लेते हैं। इसके बाद कुछ वायरसेस के एक्सटर्नल इन्वेलप होता है लाइपोप्रोटीन का, जिसको बोलते हैं वायरल एनवेलप है, वायरल एनवेलप है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट। तो एटिपिकल के अंदर हम कौन कौन से आते हैं? प्रियॉन्स वगैरह ये आ जाते हैं, विरियोड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं वायरसेस की साइज़ और शेप को। वायरसेस की साइज़ और शेप को, मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं था तो मेरी मजबूरी है, अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरे पास मार्कर भी आ जाएगा। नाइस, आपने लाइक भी कर दिया और मार्कर भी आ गया। तो वायरसेस की साइज़ और शेप को देखने वाले, तो वायरसेस की जो साइज़ और शेप में भी पहले साइज़ को देख लेते हैं। वायरसेस का साइज़ कितना होता है? कहते हैं कि जो वायरसेस सबसे बड़ा वायरस होता है ना, वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर होता है, सबसे छोटे बैक्टीरिया। इसका मतलब वायरस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एवरेज आपको याद रखना चाहिए 20 से लेकर 300 नैनोमीटर। ठीक हो गया। और कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो होता है ना हमारा होता है वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है, वो हमारी सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन की या सबसे हमारे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बराबर होता है। सबसे बड़ा जो वायरस होता है ना, वो उसको कहते हैं हम पॉक्स वायरस। सबसे बड़ा कौन सा होता है? हमारा पॉक्स वायरस होता है। सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट नेकेड वायरस होता है, वो होता है पैरवो वायरस। तो पैरवो वायरस को तो आपने याद रखना है, ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा पॉक्स होगा, और सबसे छोटा जो होगा वो होगा पैरवो वायरस, पैरवो वायरस, ठीक है। पैरवो वायरस सबसे छोटा होता है और पॉक्स सबसे बड़ा होता है। वायरसेस की शेप को बताते हैं, तो वायरसेस की जो शेप होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वायरसेस की शेप क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो वायरसेस को जो शेप होती है, वायरस की शेप कौन डिटरमिन करता होता है? वायरस की जो शेप डिटरमिन करता होता है वो इसकी कैप्सिड होता है, ठीक है, कैप्सिड होता है। वो कैप्सिड के जो रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स होते हैं, तो कैप्सोमेयर्स ही वायरस की शेप को करते होते हैं, कंट्रोल करते होती हैं। तो अब पहले 3 पॉइंट्स आपने याद कर लिए। 220 से लेकर 300 नैनोमीटर का साइज होता है पॉक्स सबसे बड़ा, पैरवो सबसे छोटा। कैप्सोमेयर के जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं कैप्सिड के, वही शेप को डिटरमिन करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, कि वायरल न्यूक्लिक एसिड किस तरह से होता है। आपको पता है कि वायरस के अंदर या तो सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए होगा। किसी भी वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है जीनोम। तो पहले हम इसको नीचे ले आते हैं, तो वायरस के जीनोम को हम पढ़ने वाले हैं, ओके, वायरस के जीनोम को पढ़ने वाले हैं। तो वायरस का जो जीनोम होता है, पहली बात लोकेटेड इंटरनली या सेल के अंदर होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब ये हो सकता है कि जो डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या आरएनए या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड। इसी तरह आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वायरसेस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का भी हो सकता है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड का भी हो सकता है। अब ये वायरसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो पहले आपने जेनेटिक मटेरियल को देख लिया कि किस टाइप का हो सकता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, पहले तो क्लासिफिकेशन होगी डीएनए की, फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है या जीनोम है वो लीनियर भी हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता होता है, ठीक हो गया। लीनियर भी हो सकता है, आपको सर्कुलर भी देखने को मिल सकता है। अब जो डीएनए होता है वायरसेस के अंदर वो हमेशा सिंगल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड है चाहे डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन जो आरएनए होता है वो आरएनए सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रह सकता है, वो आरएनए
मल्टीपल पीसीस के फॉर्म में भी रह सकता होता है। किस तरह के मल्टीपल पीसीस के फॉर्म में, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस और रोटा वायरस, इनके पास सेगमेंटेड आरएनए जीनोम होते हैं, सेगमेंटेड आरएनए जीनोम होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम आरएनए को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। आरएनए पहली बात, आरएनए क्या हो सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर ये सेगमेंटेड भी हो सकता है, सेगमेंटेड भी हो। सेगमेंटेड आपको किन वायरसेस के अंदर देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंजा वायरस में INF इन्फ्लुएंजा वायरस, और जो होता है रोटा वायरस, इनके अंदर आपको सेगमेंटेड देखने को मिलता है। लेकिन जो S वाला है, जो सिंगल मॉलिक्यूल है, वो भी बहुत सारे वायरसेस में देखने को मिलेगा। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है, ये आपको अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करता हूँ, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव पोलैरिटी भी हो सकता है, नेगेटिव पोलैरिटी भी हो सकता है, नेगेटिव पोलैरिटी भी और पॉजिटिव पोलैरिटी भी, नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते थे ना, कि जिस डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है तो उसको बोलते थे आप टेम्पलेट बोलते थे, और जिसकी नहीं हो रही तो उसको कोडिंग बोलते थे। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप वहीं से ऐड करते हैं। जो टेम्पलेट है उसको नेगेटिव, और जो पॉजिटिव वाला था उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव वाले को कोडिंग बोलते थे, पॉजिटिव स्ट्रैंड को बोलते थे। ठीक हो गया। यानी जो पॉजिटिव वाले के पास सेम सीक्वेंस होता है जो वायरल mRNA के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी के पास जो बेस सीक्वेंस होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वायरल mRNA के। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, बाकी इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। लेकिन पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है, पॉजिटिव सेंस का मतलब होगा कि इसका जो बेस सीक्वेंस है, इसको कोडिंग लिख लेता हूँ मैं, सिंपल कोडिंग है, और इसको टेम्पलेट लिख लेता हूँ। इसका जो बेस सीक्वेंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसका होता है हमें आइडेंटिकल देखने को मिलता है, आइडेंटिकल देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तमाम वायरसेस के अंदर सिंगल कॉपी होती है इनके जीनोम की। तो जीनोम की भी कौन सी कॉपी होती है, सिंगल कॉपी होती है जीनोम की। जीनोम की सिंगल कॉपी होने की वजह से ये हैप्लॉइड होती है। लेकिन एक वायरस ऐसा है जो डिप्लॉइड होता है, जिसके पास 2 कॉपी होती है आरएनए जीनोम की। नॉर्मली सिंगल आरएनए जीनोम होता है, एक सिंगल कॉपी होती है, लेकिन एक ही ऐसा होता है जिसके पास 2 कॉपीज होती है, और वो है रीट्रो वायरस। कौन सा वायरस होता है, रीट्रो वायरस। HIV हमने पढ़ना है। ठीक है। तो जो रीट्रो वायरस है इसके पास 2 कॉपीज होती है, ये डिप्लॉइड है नॉर्मली। बाकी जो सारे वायरसेस है वो हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद वायरस के कैप्सिड को देख लेते हैं। वायरस का कैप्सिड किस नेचर का होता है। वायरस का जो कैप्सिड होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन कोट बनाता है। तो पहले चीज़ आपने याद रखनी है कि वायरस का कैप्सिड प्रोटीन कोट बनाता है। ठीक है। प्रोटीन कोट बनाता होता है, और ये कोर को सराउंड करता होता है। इस कैप्सिड के अंदर रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं। उस रिपीटिंग सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। कैप्सोमेयर के बनने से क्या बनता है, कैप्सिड, और यही कैप्सोमेयर होते हैं जो वायरस की शेप को कंट्रोल करते होते हैं। ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला दूँ, अगर इन दोनों को मिला दूँ तो इन दोनों को मिलाने की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। मतलब जो कोर और प्रोटीन कोट इन दोनों को मिला दूँ तो न्यूक्लियो कैप्सिड बनता है। अब कहते हैं कि जो कैप्सोमेयर से रिपीटिंग सब यूनिट्स है, यही वायरस को ज्योमेट्रिकल सिमेट्री प्रोवाइड करते हैं। ये हमने शेप वाला पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया था। तो जो कैप्सिड था या वायरल न्यूक्लियो कैप्सिड, ओवरऑल पूरी बात कर लेता हूँ, ये 2 सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। पहला जो होता है ये है आइकोसाहेड्रल, और जो दूसरा होता है मॉलिक्यूल वो है हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और हेलिकल। जो इकोसाहेड्रल है इसमें जो कैप्सोमेयर्स 20 ट्राइंगल्स की फॉर्म में होते हैं, और ये पूरा एक सिमेट्रिकल फिगर बनाते हैं आइकोसाहेड्रॉन, एक स्फीयर की फॉर्म में। अगर आप यहाँ से देखो, इस डायग्राम में देखो, तो अगर आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, ये आपको 20 ट्राइंगल्स अरेंज हुए पड़ेगा इसके अंदर। 20 ट्राइंगल्स के मिलने की वजह से स्फीयर लाइक सिमेट्री देखने को मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसाहेड्रल। ठीक है, इकोसाहेड्रल। और जो दूसरा होता है हेलिकल फॉर्म होती है। हेलिकल फॉर्म एक कॉइल्ड फॉर्म बना लेती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो हेलिकल वायरसेस आपने ढूंढ के बताने हैं, ये वाला आइकोसाहेड्रल है, ये वाला भी इकोसाहेड्रल है। ये इसको देखो आप हेलिकल फॉर्म है, ये वाला भी हेलिकल फॉर्म है, ये वाला भी हेलिकल फॉर्म है। ठीक हो गया। तो आपने सारी शेप्स को देख लेना। तो शेप्स किस तरह की होती है, इकोसाहेड्रल होती है और हेलिकल होती है। इकोसाहेड्रल के अंदर 20 ट्राइंगल एक स्फीयर बनाते हैं, जबकि जो हेलिकल फॉर्म होती है उसमें एक हॉलो कॉइल बनती होती है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड की सिमेट्री है, ठीक है।
वैसे कैप्सिड की सिमेट्री होती है। तो जो इकोसा है इसके अंदर 20 ट्राइंगल मिलकर सफ़ेयर बनाते हैं, जबकि इसके अंदर हॉलो कॉइल नज़र आती है, हॉलो कॉइल देखने को मिलती है। और ये हॉलो कॉइल के अंदर जो कैप्सोमेयर होती है वो रॉड शेप अरेंज होती है, रॉड शेप इसमें सफ़ेयर लाइक होते हैं, इसमें रॉड शेप होते हैं। ठीक हो गया। अब जो हेलिक्स होता है वो रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। कहते हैं कि इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन भी होती है, किसको कवर करने वाली, न्यूक्लियो कैप्सिड को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है। अगर आप इस वायरस में देखो, इस वायरस के स्ट्रक्चर में देखो तो उसके सेंटर में क्या होगा, कोर होगा। ठीक है, ये हेलिकल वाला न्यूक्लियो कैप्सिड है और ये इकोसाहेड्रल नजर आ रहा होगा आपको, सफ़ेयर लाइक, दरम्यान में कोर है, दोनों के दरम्यान में कोर है। फिर इसके बाद प्रोटीन कोट कैप्सिड है, लेकिन ये वाला नेकेड है और ये वाला एनवेलप है। तो कुछ किसी के पास कुछ एनवेलप आ जाता है लाइपोप्रोटीन का, तो जो लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है प्रोटीन कोड को कवर करता होता है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जिनके पास आउटर लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं एनवेलप, और जिनके पास नहीं होती तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। ठीक हो गया। कहते हैं कि तमाम हेलिकल वायरसेस ऑल हैव एनवेलप, जो तमाम हेलिकल वायरसेस होते हैं सारे के सारे एनवेलप होते हैं, लेकिन जो इकोसाहेड्रल वाले हैं किसी के पास एनवेलप होता है और किसी के पास नहीं होता। इन शॉर्ट जो एनवेलप और नॉन एनवेलप वाली कहानी है वो इकोसाहेड्रल के ऊपर डेविएट हो जाती है। इनके पास तो सबके पास एनवेलप है, लेकिन इकोसाहेड्रल में किसी के पास एनवेलप नहीं है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, कैप्सोमेयर्स होते हैं, उस कैप्सोमेयर से प्रोटीन बनती होती है, वायरस का पार्टिकल बनता होता है। तो उसके क्या दो फायदे होते हैं। पहली बात कि आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत कम से कम होती है। दूसरी बात, आपको असेंबली के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका क्या मतलब है, जो कैप्सोमेयर बनते हैं ना ये आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं। जब आइडेंटिकल एक जैसे सब यूनिट है तो इसको इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो दूसरा है कि ये सेल्फ असेंबली को प्रमोट करता होता है। कहते हैं कि प्रोटीन बनती है, जिस तरह कोलेजन की 3 चेन्स होती है उनकी असेंबली होनी होती है, लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल तो खुद ब खुद असेंबली हो जाएगी इनकी आइडेंटिकल प्रोटीन की, तो आपको असेंबली के लिए कोई चीज़ रिक्वायर नहीं होती। ठीक हो गया, बगैर किसी सेल की, एनर्जी सोर्स की या एंजाइम के। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली वायरल न्यूक्लियो कैप्सिड की। इसके बाद बात करते हैं दूसरी वायरल प्रोटीन्स की। और दूसरी वायरल प्रोटीन इनकी क्या क्या फंक्शंस होती है। पहली बात, कैप्सिड का फंक्शन क्या होता है। कैप्सिड ने कोर को सराउंड किया हुआ होता है, तो कोर को सराउंड करने की वजह से ये जीनोमिक डीएनए और आरएनए को बचा लेती है, न्यूक्लियस से बचा लेती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रोटीन्स भी होती है जिनके और आपको स्पेसिफिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो ग्रोसली अगर हम इनके फंक्शन को देखें वायरल प्रोटीन के, तो कैप्सिड का फंक्शन क्या हो गया, न्यूक्लियस से बचाना डीएनए आरएनए को। और इसके अलावा क्या फंक्शन होती है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है, सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती है, सरफेस प्रोटीन्स होती है, ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन पे जाके बाइंड करती होती है, एंटीजन के ऊपर, और ये एंटीजन आपको होस्ट सेल के ऊपर देखने को मिलती है। अब जो स्पेसिफिक प्रोटीन है स्पेसिफिक एंटीजन पे जाके बाइंड करती है और ये आपको स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है, स्पीशीज़ और ऑर्गन। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, कुछ प्रोटीन्स क्या करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सीरोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, इसकी वजह से लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तो जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी कर सकती है और आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट देखने को मिल सकता है इनकी डायग्नोसिस के लिए। ठीक हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम कहाँ पे थे, हमने ये पढ़ लिया था कि वायरस की प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कुछ एंटीजन के तौर पे काम आती है, कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट में हेल्प करती है। इसके साथ हम यहाँ पर कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात हो गई है तो हम पढ़ लेते हैं सीरोटाइप। सीरोटाइप क्या होती है, सीरोटाइप होती है, पहली बात ये टाइप है, कैटेगरी है। ठीक हो गया। तो ये वायरसेस की सब कैटेगरी है, सब क्लासिफिकेशन है वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एंटीजन। किसी के ऊपर सिर्फ एक सरफेस एंटीजन होगा, ठीक है, किसी के ऊपर 2 सरफेस एंटीजन होंगे, ठीक है, किसी की 3 डिफरेंट एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक वायरस है मीजल्स वायरस, इस वायरसेस के पास सिर्फ एक ही टाइप का सरफेस एंटीजन है तो उसको इसकी सीरोटाइप भी एक ही होगी। ठीक है, लेकिन एक वायरस ऐसा है पोलियो वायरस मज़ीद 3 कैटेगरी का है, टाइप 1 सीरोटाइप, टाइप 2 सीरोटाइप, टाइप 3 सीरोटाइप। इसके साथ जो हमारा वायरस है राइनो H से 100 सीरोटाइप या 100 से भी ज़्यादा सीरोटाइप होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मीजल्स के पास सिर्फ एक ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है इनके सरफेस के ऊपर, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी बना सकता होता है इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। जबकि पोलियो वायरसेस के पास आपके
आप पोलियो वायरसेस में आपको एक से ज़्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो पोलियो वायरस टाइप 1 है, इसके पास एक डिफरेंट काइंड का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा। टाइप 2 के पास डिफरेंट होगा, जो 1 से सेपरेट होगा। जो टाइप 3 के पास डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ वायरसेस के पास मल्टीपल सीरोटाइप्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है। अब इनके मल्टीपल सीरोटाइप्स होते हैं। मल्टीपल सीरोटाइप्स की क्या मेडिकल एप्लीकेशन है मल्टीपल सीरोटाइप्स की? तो मल्टीपल सीरोटाइप्स की क्या मेडिकल क्या है? इसका क्या मतलब कि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को पोलियो वायरस टाइप 1 हुआ है, पोलियो वायरस हुआ है, तो पोलियो वायरस की अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगी। पोलियो वायरस के अगेंस्ट, पोलियो वायरस हम लिख लेते हैं 1 के लिए, ठीक है। लेकिन उस 1 की जो एंटीबॉडीज़ होगी ना, वो 2 के लिए किसी काम के नहीं होगी। तो पहली बात आपको समझ आ जाएगी कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है, बायोमेडिकल इम्प्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, जो मर्जी बोल लें आप, क्योंकि आपको पता है कि सिग्निफिकेंस बाज़ औक़ात हमारे खिलाफ हो जाती है, हमारे फेवर में नहीं होती सिग्निफिकेंस। तो जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन में 3 सीरोटाइप होते हैं ताकि कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि P1, P2, P3 तीनों की तीनों पोलियो माइलेटस करवा रहे हैं, लेकिन तीनों के पास एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट डिफरेंट है। ठीक हो गया? लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये अपना एंटीजन चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बच जाता होता है। तो पहले क्या होगी कि बंदे को डिजीज़ हो सकता है जब तक आपको डिफरेंट सीरोटाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एंटीबॉडी एक सीरोटाइप को काउंटर कर सकती है, दूसरे को नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि पोलियो वैक्सीन में आपको तीनों सीरोटाइप चाहिए। ठीक हो गया? और तीसरी सिग्निफिकेंस या तीसरी इंपॉर्टेंस या तीसरा पॉइंट ये है कि सीरोटाइप का, पहला बात मल्टीपल सीरोटाइप का कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक बनती है। दूसरी बात आपको तमाम सीरोटाइप के अगेंस्ट एंटीबॉडी देनी पड़ती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जिनके मल्टीपल सीरोटाइप्स होते हैं तो वो अपने सीरोटाइप को जल्दी जल्दी चेंज कर जाती है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इनके लिए वैक्सीन बनाना बड़ा औखा काम होता है, वैक्सीन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये तो हमने पढ़ लिया सरफेस प्रोटीन के फंक्शंस। अब इंटरनल प्रोटीन्स के फंक्शंस देख लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं जिस तरह कैप्सिड होते हैं, और कुछ एंजाइम्स के तौर पर काम करती है जिस तरह पॉलीमरेज होता है। ठीक है, पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज होता है। ठीक है, और जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, इन इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर कुछ मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं। वो मैट्रिक्स प्रोटीन करती क्या है? वो मैट्रिक्स प्रोटीन, ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये ब्लू वाले को न्यूक्लियोकैप्सिड कोर से जोड़ रही है, इन्वेलप को इसके साथ जोड़ रही है। किसके साथ? न्यूक्लियोकैप्सिड कोर के साथ। ठीक हो गया? तो ये इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर ही देखने को मिलती है। कभी कभार कुछ वायरस ऐसे प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर लेते हैं जो सुपर एंटीजन के तौर पर काम आती है। जो सुपर एंटीजन था, कुछ यहाँ से स्टेफिलोकोकस ऑरियस का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। अब कौन से वायरसेस जो सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं? तो उसके अंदर आता है एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, यानी जो हर्पीस वायरस है इसमें एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस, ये हर्पीस वायरस की फैमिली है, और रिट्रो वायरस में भी एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं कि सुपर एंटीजन इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसी सुपर एंटीजन की वजह से CD4 पॉजिटिव टी सेल की एक्टिवेशन होगी, और इसी टी सेल की एक्टिवेशन होगी तो फिर ये सेल वायरस के पास आना शुरू हो जाएगी, फिर वायरस इनको पकड़ लेगा। किसके लिए? इसके लिए पकड़ लेगा कि रेप्लिकेशन कर सके। इसी तरह हर्पीस वायरस के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो वायरस के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी होता है जिसको बोलते हैं टैगोमेंट। ये टैगोमेंट न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप दोनों के दरमियान में होता है, जिस जगह के ऊपर मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। इस टैगोमेंट के अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, जिस तरह कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन को या सेल की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह एक है वायरल प्रोटीन VP16 ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि इमीडिएट अर्ली mRNA और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी टैगोमेंट प्रोटीन क्या करती है? इंटरफेरॉन को इनहिबिट कर देती है। इंटरफेरॉन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो हमारे इनेट के अंदर आता होता है। तो इंटरनल प्रोटीन का फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रक्चरल कैप्सिड, एंजाइम, RNA DNA पॉलीमरेज, सुपर एंटीजन के तौर पे काम आती है, जिस तरह हर्पीस वायरस में साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और रिट्रो वायरस, और कुछ
टैगोमेंट प्रोड्यूस करती है। टैगोमेंट के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को कंट्रोल करना, इंटरफेरॉन को इनहिबिट कर देना। अब इसके बाद देख लेते हैं वायरल एनवेलप को। अब वायरल एनवेलप होता है कि लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जो कि तमाम हेलिकल और सिर्फ कुछ इकोसाहेड्रल वायरस में होती है। इस लाइपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन दोनों हैं। तो जो लिपिड होता है वो होस्ट सेल से आता है, जो प्रोटीन होती है ये वायरस अपनी खुद बनाता होता है, ठीक है। और जब ये कैसे बनती होती है, ये कैसे बनती होती है कि जैसे ही वायरस किसी सेल से निकला, किसी सेल से वायरस निकला तो एक बड बनाता होता है, एक बडिंग की फॉर्म में निकलता होता है और इसी बड की वजह से इसके पास लिपिड वाली कवरिंग आ जाती है, ठीक हो गया। जैसे अगर आप यहाँ से देखो, ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम के अंदर ये वायरस इस सेल को तबाह करने के बाद जैसे ही बाहर निकला है तो बडिंग के फॉर्म में निकला है। तो जैसे ही बडिंग के फॉर्म में निकला है तो ये कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन का हिस्सा ले लेगा उस होस्ट सेल का, इसी की वजह से एनवेलप बन जाता होता है, ठीक हो गया। एनवेलप बन जाता होता है और आपको पता है कि मैट्रिक्स प्रोटीन करती क्या, इसी एनवेलप को न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ जोड़ देती है, ठीक हो गया। और इसी वायरस के एनवेलप के ऊपर कुछ आपको स्पाइक्स प्रोटीन देखने को मिलती है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स क्या करती है, वायरसेस को डिफरेंट होस्ट रिसेप्टर पर जाके अटैचमेंट प्रोवाइड कर देती है और ये इंपॉर्टेंट होती है HIV के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, HIV के अंदर, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो एनवेलप होता है वायरसेस का वो सेल की आउटर मेम्ब्रेन से निकलता होता है, सेल मेम्ब्रेन से निकलता होता है, ठीक है। लेकिन एक वायरस ऐसा है जो हर्पीस वायरस है, वो हर्पीस वायरस की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आइसोलेट होती है। बाकी सारे वायरसेस की मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होती है, ठीक हो गया। अब एक फार्मूला आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेलप। जिस वायरस के पास इन्वेलप होगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा हीट, ड्राइंग, डिटर्जेंट या लिपिड सॉल्वेंट जस्ट लाइक अल्कोहल या ईथर, तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू नेकेड वायरस। अब इसी स्टेबिलिटी की वजह से ऐसे वायरस जो नेकेड होते हैं तो वो फीकल ओरल रूट्स के जरिए ट्रांसमिट कर जाते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह नेकेड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, ये सारे वायरसेस ओरोफिकल रूट से जाते हैं। लेकिन जो इन्वेलप्ड वायरसेस होता है, इन्वेलप्ड वायरसेस किस तरह से ट्रैवल करती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए, या तो ब्लड के जरिए आ सकता है या सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के जरिए, जैसे HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस या हेपेटाइटिस C वायरस। जबकि हेपेटाइटिस A वायरस ओरल फिकल रूट से जाता होता है, हेपेटाइटिस A और E ओरोफिकल रूट से, बाकी सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ब्लड वाले से, ठीक हो गया। ये इन्वेलप्ड प्रोटीन का आपको बता दिया फंक्शंस। आगे हम देख लेते हैं कि कुछ एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट भी होते हैं। इनके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ तो फिर इनको जल्दी जल्दी यहाँ से कवर कर लेते हैं। कुछ डिफेक्टिव वायरसेस भी होते हैं। डिफेक्टिव वायरसेस के अंदर आपको वायरल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करेगा हेल्पर वायरस के लिए। यानी ऐसे वायरसेस जिनके पास रेप्लिकेशन करने वाला अपरेटस ख़राब हो गया है और इनको हेल्पर वायरस की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए, तो उनको डिफेक्टिव वायरसेस कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या मतलब हुआ, इन्होंने अपने जीनों का कुछ पार्ट खो दिया, इसमें म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से इनका काम ख़राब हो गया, ठीक हो गया। जो रेशियो होती है डिफेक्टिव टू इन्फेक्शियस पार्टिकल की वो 100:1 भी हो सकती है। सूडोवायरन में होस्ट सेल का DNA होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वायरल DNA। इसका अपना DNA नहीं होता बल्कि होस्ट का होता है। ये कब बनते होती है, ये जब वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, तो जो होस्ट का DNA फ्रेगमेंटेड हो जाता है और फिर वायरस इसी को पकड़ लेता है। तो जो सूडोवायरन होते हैं ये सेल को इन्फेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इसके बाद है विरियोट्स के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होगा सर्कुलर RNA का, लेकिन ना ही कोई प्रोटीन कोट और ना ही कोई एनवेलप। अब एक मज़े की बात यह कि ह्यूमन में कोई डिजीज़ नहीं करवाते बल्कि प्लांट्स के लिए डिजीज़ करवाते हैं। इसके बाद है लास्ट प्रियॉन्स के ऊपर मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर। प्रियॉन्स और कन्वेंशनल वायरसेस में क्या फ़र्क है, प्रियॉन के अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल है। विरियॉन के अंदर होता है, विरियॉन वायरसेस को विरियॉन भी बोलते हैं, विरियोड नहीं बोल रहा, विरियोड में RNA मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इनके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, इनकी जो प्रोटीन होती है वो हमारे सेलुलर जीन इनकोड करते हैं, PRP आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसकी जो प्रोटीन होती है वायरल जीन इनकोड करते हैं। इनएक्टिवेटेड बाय अल्ट्रावायलेट, ये इनएक्टिवेट नहीं होती प्रियॉन, लेकिन वायरसेस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर अमाइलॉइड्स लाइक अपेयर होती है, जबकि इकोसाहेड्रल हेलिकल फॉर्म में होती है। इनकी इन्फेक्शन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, इनकी इन्फेक्शन में एंटीबॉडी नहीं होती। इसमें नहीं होती, इसमें होती है। क्यों? क्योंकि प्रियॉन हमारी बॉडी के असल प्रोटीन सी होती है, बस इनमें अल्फा हेलिक्स के बजाय बीटा कन्फिगरेशन आ गई है। और लास्ट ये है कि इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी प्रोटीन है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू नहीं, डिटेल्स ओवरव्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।